Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 23 मई 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मछलीपत्तनम पोर्ट को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा है, गोल्ड ट्रांच या फिर जो रिजर्व ट्रांच है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, क्या ये एक लोन सिस्टम है हमारे वर्ल्ड बैंक का। ऑप्शन बी, क्या ये वन ऑफ द ऑपरेशन है सेंट्रल बैंक का। ऑप्शन सी, क्या ये क्रेडिट सिस्टम है जो कि डब्ल्यूटीओ अपने मेंबर्स को ग्रांट करता है। ऑप्शन नंबर डी, क्या ये क्रेडिट सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर्स को ग्रांट करता है। तो फटाफट इसका सही आंसर बताओ। सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों वैसे तो हम लोगों ने पहले भी कई बार इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है, आर्टेमिस मिशन के बारे में, बट आज ये फिर से न्यूज़ में आ चुका है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, आने वाले समय में इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। इशू क्या है कि नासा की वेबसाइट पर, या फिर कह सकते हो बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं कुछ घंटे ही पहले पब्लिश होने स्टार्ट हुए हैं, कुछ दिनों पहले से भी यहाँ पर आर्टिकल्स की चर्चा की जा रही है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, ब्लू ओरिजिन, ठीक है। अब ये क्या है, अगर जिन्होंने नहीं सुना है मैं आपको बता दूं, जेफ बेजोस का तो नाम सुना होगा, अमेजन के ओनर। तो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन बेसिकली एक स्पेस रिलेटेड कंपनी है, जैसे स्पेस एक्स, ठीक है, ये एलॉन मस्क की कंपनी है, वैसे यहाँ पर ब्लू ओरिजिन है। तो स्पेस एक्स को ऑलरेडी यहाँ पर नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है अपने मून मिशन से रिलेटेड, लेकिन नासा ने अभी ब्लू ओरिजिन को भी सेलेक्ट कर लिया है मून मिशन के लिए और इसको भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इस वजह से ये जो है न्यूज़ बनी हुई है। नासा ने ब्लू ओरिजिन को लगभग यहाँ पर 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स देने की बात की गई है और ये पैसा बेसिकली आर्टेमिस मून लैंडर के लिए दिया जा रहा है। तो इसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है ब्लू ओरिजिन के साथ में नासा के थ्रू। तो नासा को यहाँ पर इस प्रकार का जो मून लैंडर है वो ये ब्लू ओरिजिन बना कर देगा। तो ये एक एग्जाम्पल भी है। क्या एग्जाम्पल है कि कैसे जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज होती हैं वो हेल्प कर सकती हैं अपने देश की स्पेस एजेंसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसरो का एग्जाम्पल लें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो अभी सारे काम खुद से देखता है। अभी धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी अभी आ रही हैं मार्केट में। तो इसरो भी यहाँ पर क्या कर सकता है, इस प्रकार से अपने काम को बांट सकता है। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम हो पाएगा, प्लस हमारे पास में बहुत सारा बैकअप जनरेट रहेगा। उसी प्रकार का काम अभी नासा कर रहा है। नासा बेसिकली यूएस की उनकी स्पेशल एजेंसी हो गई। उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज़ है जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन, ऐसे और भी बहुत सारी स्पेस कंपनीज़ हैं यूएसए के अंदर में, तो उनको अब इसने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया है। और वो भी कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मून मिशन से रिलेटेड डायरेक्ट चंद्रमा का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो इस मिशन के तहत जो इंसान है उसको एक बार फिर से चंद्रमा के ऊपर भेजने की तैयारी की जा रही है। एक बार तो भेज चुके हैं अपोलो मिशन के तहत, वो भी यूएस ने करके दिखाया था। ये दूसरी बार काम किया जा रहा है, भले ही थोड़ा सा समय लगेगा, अभी काफ़ी बार टेस्टिंग होगी, ट्रायल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, उसके बाद जाकर फाइनल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा वो चीज़ समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नासा ने एलन मस्क की जो स्पेस एक्स वाली कंपनी है, इसके बाद एक और अरबपति हैं जेफ बेजोस, इनकी जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसके साथ में 3.4 बिलियन डॉलर का यानी 28,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बेजोस की जो स्पेस कंपनी है ये क्या करेगी,
इस कंपनी को जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आर्टेमिस 5 मिशन के तहत दिया गया है। ठीक है, इसमें करना क्या होगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले ये जानो इससे हुआ क्या ना कि अमेरिका की जो 2 बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स और ये ब्लू ओरिजिन, इन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया है। वैसे जेफ बेजोस का सपना था कि मून मिशन को लेकर मैं काम करूं, अब वो चीज़ें वैसे हकीकत में होती हुई नज़र आ रही है। जो ये यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, इसको एक चीज़ चाहिए आज के समय पर, वो है लूनर लैंडर, यानी कि चंद्रमा के सतह पर उतार सकें एक ऐसा लैंडर चाहिए नासा को। तो नासा की जो ये कॉन्ट्रैक्ट है $3.4 बिलियन की, ये कॉन्ट्रैक्ट इसी लैंडर के लिए है। नासा ने ब्लू ओरिजिन से बोला है कि हमें आप क्या करोगे, एक लैंडर बना कर दोगे, जो लैंडर हम चांद पर उतार सकेंगे, जिसे ब्लू मून भी कहा गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, लगभग 2029 में भी समय है, 2029 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के सरफेस पर उतारा जाएगा, क्योंकि ये लैंडर क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है कि चांद के ऊपर लैंड होगा। अब चांद के ऊपर जब लैंड होगा तो इसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो कि चांद पर उतरेंगे। तो इसमें ब्लू ओरिजिन का कितना बड़ा रोल होने वाला है ये आपने देखा। और इसमें खास चीज़ ना, चांद के साउथ पोल के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो सदर्न पार्ट है। ठीक है, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा नासा के माध्यम से। और ये बात नासा ने खुद बोल दिया है वहीं पर कि वो चाहता है कि इस प्रकार से जो कंपटीशन है वो बना रहे। ये जब कंपटीशन बनेगा तो इससे कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई प्रोग्राम फेल हो जाता है तो उनके पास में एक बैकअप रहेगा, दूसरा प्रोग्राम तैयार रहेगा। दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि ये आर्टेमिस मिशन, आपने बोला था कि आर्टेमिस मिशन के तहत यहाँ पर ये लैंडर भेजा जाएगा और ब्लू ओरिजिन भी आर्टेमिस मिशन को लेकर काम करेगा। ठीक है, तो इसका नाम आर्टेमिस रखा क्यों गया है? देखो, जैसे आपने पता होगा कि चंद्रमा पर जो सबसे पहला मिशन भेजा गया था वो था अपोलो। तो अपोलो और आर्टेमिस दोनों का यहाँ पर एक सीधा सीधा कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। जो ग्रीक माइथोलॉजी होती है ना, उसमें अपोलो और आर्टेमिस दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। जैसे अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है, वहीं पर जो आर्टेमिस है उसको चंद्रमा की देवी कहा जाता है। तो भाई बहन का यहाँ पर कनेक्शन देखने को मिलता है ग्रीक माइथोलॉजी में। इस वजह से यहाँ पर ये जो दूसरा बार चंद्रमा पर इंसानों को भेजा जा रहा है वो यहाँ पर अपोलो मिशन से रिलेटेड ही नाम रखा गया इसका, आर्टेमिस। तो चांद तक पहुंचने में नासा के इस प्रकार से 5 मिशन रहने वाले हैं, आर्टेमिस 1, 2, 3, 4, 5 करके। एक जो सक्सेसफुल टेस्टिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है आर्टेमिस 1 के तहत, आपको पता होगा। तो एक सबसे बड़ा रॉकेट है यूएसए का SLS मेगा रॉकेट, उस रॉकेट के ज़रिए यहाँ पर ऑलरेडी हम एक टेस्टिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके हमें और भी बहुत सारे ट्रायल्स करने हैं। जैसे आर्टेमिस 2 को जब लॉन्च करेंगे, इस मिशन के तहत जो हमारा मेन मकसद है कि 4 एस्ट्रोनॉट को SLS रॉकेट में बैठाकर, जो खासकर ऊपर कैप्सूल होता है ना रॉकेट में, उस कैप्सूल में इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर पृथ्वी से काफ़ी दूर लेकर जाएं। और पहले तो हम यहाँ पे चंद्रमा पर उनको उतारेंगे नहीं, बस खाली चंद्रमा के पास से यहाँ पर ये गुजर कर आ जाएगा। चंद्रमा पर वो लोग उतरेंगे नहीं। जो 4 एस्ट्रोनॉट्स आर्टेमिस 2 मिशन के तहत जाएंगे वो केवल चंद्रमा से थोड़ा सा आगे जाएगा रॉकेट, और उसके बाद में घूमकर वापस से पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये था दूसरे सिस्टम में। और फिर तीसरे सिस्टम में यहाँ पे कह सकते हो कि जो आर्टेमिस मिशन है इसके तहत केवल 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक लेकर जाएंगे, और इसमें एक महिला भी होंगी। और ये मिशन थोड़ा सा हिस्टोरिक होगा, ऐतिहासिक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यहाँ पर यह है, इस मिशन के जरिए दुनिया की जो पहली महिला है वो चांद पर कदम रखेंगी, यानी चांद पर उतरेंगे ये लोग, दूसरे जो हमारा आर्टेमिस 3 वाला मिशन होगा। ठीक है, और 1 हफ्ते तक कह सकते हो कि चांद के साउथ पोल पर वो रहने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है आर्टेमिस 4, है ना। 4 वाला जब मिशन होगा, इसके जरिए नासा दूसरी बार इंसान को फिर से यहाँ पर चांद पर लेकर जाएगा। और इस बार एस्ट्रोनॉट का जो चांद पर रुकना है ये थोड़ा सा लंबा किया जाएगा, थोड़े लंबे दिनों तक, ढेर सारे दिनों तक वो चांद पर रुक कर आएंगे। यही यहाँ पर एक मेन फोकस है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली क्या है मामला। तो मिशन का नाम यहाँ पे आर्टेमिस क्यों है, देखो ये मैंने आपको समझा दिया। मैं PDF में ये वाला पिक्चर दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा जिस रॉकेट की हम बात कर रहे हैं जिससे सारे मिशंस कंडक्ट किए जाएंगे वो है SLS रॉकेट, ये वाला। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, काफ़ी बड़े साइज़ का रॉकेट आपको ये दिख रहा होगा। SLS नाम है इसका, मतलब स्पेस लॉन्च सिस्टम, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। अब लगे हाथ ये वाला पिक्चर भी देख लो, जिससे कि आपको यहाँ पर एक अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि आर्टेमिस को हम कैसे कंडक्ट करेंगे। ये रही पृथ्वी और यहाँ पर है चंद्रमा। तो चंद्रमा तक जाना इस मिशन को कैसे किया जाएगा? पृथ्वी से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा अमेरिका से, इस प्रकार से घूमेगा और एक पृथ्वी का चक्कर मारने के बाद में यह सीधा जाएगा इधर चंद्रमा की साइड में, और इधर यहाँ पर एक चक्कर मारकर ये चंद्रमा से भी आगे जाएगा।
लगभग कह सकते हो चांद से भी 64,374 किलोमीटर स्पेसक्राफ्ट ये आगे जाएगा और आगे जाने के बाद में ये वापस से हमारी पृथ्वी की साइड में आएगा। लगभग 42 दिन में ये जो मिशन है ये पूरा करेगी अर्थमिस 1 की फ़्लाइट। ठीक है, ये पहले वाली की यहाँ पर मतलब इस प्रकार से कई सारे मिशंस होंगे। पहले ट्रायल होगा, फिर दूसरी बार ट्रायल होगा, फिर मतलब कई बार ट्रायल होने के बाद में जब पूरी कंडीशंस को हम परफेक्ट तरीके से एनालाइज कर लेंगे उसके बाद ही हम किसी इंसान को भेजेंगे। ठीक है, तो ये अर्थमिस 1 की फ़्लाइट का पूरा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा पाथ देखने को मिल जाएगा। समझ गए? आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो पीएम मोदी हैं इन्होंने पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इन देशों की यहाँ पर तारीफ़ की है, इन देशों की जो वैल्यू है ना उसकी प्रशंसा की है। और ये सब कब किया गया है? जब FIPIC का 3rd समिट चल रहा था। ये आप लोग देख पाओगे FIPIC का 3rd समिट है जिसमें इंडिया के साथ साथ जो पैसिफिक आइलैंड के अंदर कंट्रीज़ हैं उन सब ने हिस्सा लिया हुआ है। ठीक है, तो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं लेकिन छोटे हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि हमारे पीएम मोदी जो हैं वो पपुआ न्यू गिनिया पहुँचे और पपुआ न्यू गिनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे पीएम मोदी के पैर छुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ है वायरल हो चुकी थी, वीडियोज़ जो हैं काफ़ी वायरल हो चुकी थी। तो वहीं पर ये जो समिट है वो रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये 3rd FIPIC समिट है। FIPIC की फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये आपने ध्यान में रखना है। FIPIC की फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इंडिया और पैसिफिक आइलैंड्स जो कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड देश हैं उनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए पूरा का पूरा समिट जो है चलाया जाता है। तो पैसिफिक कंट्रीज़ एक तरफ और इंडिया आपस में मिलकर इस समिट को करते हैं। ये 3rd समिट है, इस वजह से इसके आगे 3 लगा हुआ है, ध्यान रखना। इससे पहले 2 समिट ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, वो कब कब हो चुके हैं? तो पहला वाला जो यहाँ पर इस प्रकार का समिट हुआ था FIPIC का, वो हुआ था साल 2014 में नवंबर के महीने में। और फिर उसके बाद में अगले ही साल 2015 में फिर से यहाँ पर हुआ था अगस्त के महीने में। तो जो साल 2014 में नवंबर में हुआ था वो फिजी के अंदर हुआ था और फिर उसके बाद 2015 वाला जो था वो जयपुर में हुआ था। नाउ अभी जो 3rd वाला समिट है ये आपको पपुआ न्यू गिनिया में होता हुआ नजर आएगा। ये आप देख पाओगे सारे जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, हमारे पीएम मोदी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि आपस में अपने कॉपरेशन को बढ़ाने के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ का क्या है कहना, ये इंडिया से डिमांड करते हैं कि इंडिया इनकी आवाज़ उठाए, इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाए, और इंडिया ये काम कर भी रहा है। हमारा टारगेट भी हम वसुधैव कुटुंबकम को भी लेकर चल रहे हैं, आपको पता होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो अगर हम लोग वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करें तो वर्ल्ड मैप में जो खासकर सदर्न कंट्रीज़ हैं, इन सदर्न कंट्रीज़ की यहाँ पर आवाज़ उठाने के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। और जो ये पैसिफिक के अंदर में आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियस ही बात है ये भी सदर्न नेशंस कहलाते हैं, साउथ में आ रहे हैं। तो इनकी आवाज़ दुनिया भर में उठाई जाए, G7 ग्रुप में उठाई जाए, G20 ग्रुप में उठाई जाए, ये इनकी डिमांड है, जो कि अभी यहाँ पर करंट समय पर इंडिया के थ्रू किया भी जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसके अलावा भी आपने कुछ चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए इस समिट को लेकर, कि इस समिट में कौन कौन से नेशंस हैं, कितने मेंबर्स हैं। जैसे मैंने बताया 14 कंट्रीज़ ग्रुप है ना, इसकी 14 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो वो 14 मेंबर्स कौन कौन से हैं नाम भी पता होने चाहिए। पहले कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, G20 ग्रुप को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी इस प्रकार की मीटिंग में है पपुआ न्यू गिनिया के अंदर में। ध्यान रखना है जो डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन में जो ये 14 कंट्रीज़ और इधर इंडिया है, ये आपस में बात कर रहे हैं कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में किस प्रकार से मिलकर काम किया जा सकता है। तो FIPIC फुल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, और ये मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है। मल्टीनेशनल मतलब काफ़ी सारे देश यहाँ पर इसका हिस्सा है, जो कि जिसमें आप देख पाओगे एक तरफ इंडिया है और 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं। और वो 14 आइलैंड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, अब ये ज़रूर ध्यान रखना। उन कंट्रीज़ का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। कुक आइलैंड, फिजी, किरिबती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू सामोआ, सोलोमन आइलैंड, उसके बाद पालाऊ, पपुआ न्यू गिनिया, तोंगा, तुवालू, वनातू। अगर इनकी हम लोकेशंस देखें तो चलो मैं आपको वर्ल्ड मैप पर दिखाता हूँ। ये देखो, ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंडियन ओशन हो गया और इधर ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ कहाँ पर हैं? पैसिफिक ओशन में। तो जिन भी कंट्रीज़ का नाम लिया है, अभी मैंने लिया था ना, पालाऊ, पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, तुवालू, फिजी, वनातू, नाउरू, ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में ही नज़र आती हैं।
ठीक है। पापुआ न्यू गिनिया कहाँ पर है, वो ये आपको बड़ा सा आइलैंड देश देखने को मिल रहा होगा। ये आइलैंड कंट्री इतना बड़ा है जो कि जापान के साइज से भी बड़ा आपको ये देखने को मिलेगा। यहीं पर अभी हमारे पीएम मोदी विजिट किए हुए हैं। तो इनका कहना है कि जब भी बड़ी मीटिंग्स होती हैं या दुनिया में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की बात कर लो या और भी ग्रुपिंग्स की बात कर लो, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऊपर नदर्न कंट्रीज़ का है। ये जो साउथ की कंट्रीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही हैं। तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, इनकी आवाज़ भी दुनिया भर में उठाई जा सके, क्योंकि ये कंट्रीज़ बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये इंडिया के साथ में कोऑपरेट करके डिस्कशन कर रही हैं। इन्होंने अपनी मांग ये उठाई है कि इनकी आवाज़ भी उठाई जाए दुनिया भर में। बाकी मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है कि कब कब इसकी मीटिंग पहले भी हुई है, 2 बार मीटिंग हो चुकी हैं, ये अब की बार इसकी तीसरी मीटिंग है। नाउ चलते हैं हम लोग अपने दूसरे आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी और जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, INS सिंधु रत्न, इंडियन नेवल शिप सिंधु रत्न। तो ये जो सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, ये रशिया से आ चुकी है 97 डेज़ बाद यहाँ पे ये इंडिया में पहुँची है। इस वजह से यहाँ पर एक खबर बनी हुई है, तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो क्या ये नई सबमरीन है? नहीं, ये इंडिया के पास में पहले से ही थी, बट रशिया गई थी रिपेयर होने के लिए। तो ये हमारी नेवी की किलो क्लास सबमरीन है INS सिंधु रत्न, जो कि अभी अपग्रेड की गई है। इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं। रशिया में यहाँ पर इसका रिपेयरमेंट चला है, उसके बाद 97 डेज़ बाद ट्रैवल करने के बाद में ये इंडिया पहुँच गई है। उसके बाद बोला जा रहा है जो सबमरीन है, इसको हमने मीडियम रेफ्ट लाइफ सर्टिफिकेशन के तौर पर भेजा था, ताकि हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करवा सकें। इसमें जो भी रिपेयर की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है, वो यहाँ पर एग्जैक्टली किया जा सके। वैसे स्टार्टिंग में प्लान ये था कि जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उस वॉर के दौरान ये जो पनडुब्बी है इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हमारा मकसद था कि हम इसको सीधा रख कर ट्रांसपोर्ट करवा लें इंडिया के अंदर में। बट फिर बाद में डिसाइड किया गया नहीं, रख कर ट्रांसपोर्ट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा ही हम लोग यहाँ पर इसको चला कर, इसको ऑपरेट कर कर लेकर आएंगे इंडिया में। और वैसे यहाँ पर ये पहुँची है अभी INS सिंधु रत्न। इस प्रकार से आप देख पाओगे केक कटिंग सेरेमनी चल रही है, पीछे यहाँ पर ये सबमरीन खड़ी हुई है। अभी मेन फोकस है कि हमारे पास में जो और भी कैटेगरीज़ की सबमरीन्स हैं उनको भी यहाँ पर इस प्रकार से रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी सबमरीन्स हैं हमारे पास में। जर्मनी की हैं, उसके बाद में रशियन किलो क्लास की सबमरीन्स से बहुत पुरानी है, तो उनको भी रिपेयर किया जा सके, जिससे कि उनकी जो लाइफ टाइम है वो आगे 10 से 15 साल बढ़ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली न्यूज़ में INS सिंधु रत्न है, ये क्या है? तो ये बेसिकली क्या है, एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है, और ये डीजल वाली सबमरीन है। ध्यान रखना है, 2 प्रकार की सबमरीन्स होती हैं, एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर एनर्जी वाली सबमरीन। दोनों के बीच के डिफरेंसेस पता होने चाहिए, और डिफरेंसेस जानने के लिए ये वाला जो पिक्चर है ये बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला 2 सबमरीन्स होती हैं पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है। एक होती है डीजल पावर वाली और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर वाली। अब डीजल पावर वाली ना आज के समय में थोड़ी सी कम यूज़ की जा रही है, लेकिन जो मेन फोकस ज़्यादातर देशों का होता है वो न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन्स के ऊपर होता है, क्योंकि ये जो पनडुब्बी है अभी दुनिया में बहुत कम देशों के पास में है। इंडिया के पास में भी एक आपको न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देखने को मिलेगी, बाकी सारी हमारे पास में डीजल पावर वाली सबमरीन्स हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस यह है कि पनडुब्बी वही पनडुब्बी होती है बेहतर, जो कि पानी में लंबे समय तक रुक सके, पानी के अंदर जो है लंबे समय तक वो ठहर सके। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे अगर हम कोई हमें ऑपरेशन चलाना है तो लंबे समय तक पानी के अंदर रुका जा सके। तो लंबे समय तक पानी के अंदर रुकने वाली सबमरीन जो पनडुब्बी होती है वो कौन सी होती है? वो न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन होती है, जो कि पानी के अंदर ही अंदर यहाँ पर एनर्जी को जनरेट करके उसको आगे ऑपरेट कर सकती है, चला सकती है। लेकिन जो डीजल पावर वाली, डीजल इलेक्ट्रिक वाली सबमरीन होती है, इसको पानी से बाहर आना पड़ता है। ठीक है, तो हर सप्ताह में एक बार इसको पानी से बाहर आना पड़ता है, सांस लेने पड़ती है, मतलब अपने इंजन को वापस से रिचार्ज करके तब यहाँ पर इसको हम यूज़ कर पाते हैं। मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो डिफरेंस होता है 2 सबमरीन्स के बीच में वो क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो INS सिंधु रत्न कौन सी सबमरीन है? डीजल पावर वाली, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि उनका एक मकसद है, एक एम है। क्या एम है? कि असम में साल 2023 के अंत तक जो अफ्स्पा है उसको हटा दिया जाए।
अफ्स्पा क्या है? यह है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेकर सवाल बन सकता है क्योंकि ये लगभग मेरे हिसाब से पिछले 2 साल से ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। पिछले साल हमने पूरे साल डिस्कस किया है और उससे पहले भी लगभग अक्टूबर से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था 2021 में। 2021 में भी डिस्कशन किया है हमने अपने वीडियोज़ में, 2022 में भी डिस्कशन किया है पूरे साल, अब 2023 में भी यहाँ पर ये आर्टिकल शुरू हो चुका है आना। ठीक है, तो इनका टारगेट है कि ये चाहते हैं 2023 के अंत तक असम से इस एक्ट को हटा दिया जाए। ये एक्ट में क्या बुराइयां हैं, क्यों लेकर आया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई सारे लोग यहाँ पर लग गए इस एक्ट को हटवाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो, फर्दर बढ़ने से पहले आपने लोकेशन पहले देखनी होगी। जब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो आपको ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर टोटल 8 राज्य नज़र आते हैं। ठीक है, तो इन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे? तो यह है इधर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आप यहाँ पर देख पाओगे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और उसके बाद में यहाँ पर सिक्किम। ये सारे 8 स्टेट्स हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। यहीं पर हम असम की बात करें तो असम आपको ये बड़ा सा स्टेट दिख रहा होगा, और ऐसे यहाँ पर असम काफ़ी सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। जैसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, देन उसके बाद इधर नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, लंबे समय से ना एक प्रॉब्लम रही है। प्रॉब्लम ये रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहीं ना कहीं जगह पर लोगों के थ्रू अलग से एरिया की डिमांड की गई है। जैसे असम में भी कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे डिमांड की जाती है, कई सारे अलग अलग जो ग्रुप है वो खड़े हो जाते हैं। नागालैंड के अंदर में कई सारे ग्रुप आपने देखा होगा, NSCN का नाम सुना होगा। वो लोग यहाँ पर इस एरिया को अलग करने की मांग करते हैं कि हमें अलग से संविधान चाहिए, अलग से झंडा चाहिए, अलग से यहाँ पर एरिया कर दो, हमारा इंडिया से हमें अलग होना है। इस प्रकार की डिमांडें बहुत ज़्यादा उठती हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग अलग जगह से। उन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, हिंसाओं को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग में जो अफ्स्पा एक्ट है वो लेकर आया गया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। नाम से पता चल रहा है कि अगर यह एक्ट कहीं पर लागू है तो इसका मतलब है वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस है, वहाँ की जो आर्मी है, उनको एक स्पेशल पावर दे दी जाती है। वो स्पेशल पावर क्या होती है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पता ही अपने आप में टॉपिक है अफ्स्पा इन नॉर्थ ईस्ट करके, मेंस में भी यहाँ पर सवाल पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छे से कान खोलकर चीज़ों को सुनते हुए चलना। मैं आपको बताऊँ पिछले साल ये न्यूज़ में क्यों था। पिछले साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि असम, नागालैंड, मणिपुर इन तीनों ही जगह पर यह एक्ट लागू है, तो काफ़ी सारी जगह से इस एक्ट को हटा लिया गया था इन तीनों राज्यों में से। इस वजह से ये पिछले साल न्यूज़ में था। लेकिन अभी भी कई सारे स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी जो अफ्स्पा है वो लागू है, ये अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यह एक्ट 1958 में लेकर आया गया था, इसके आगे 1958 लगा हुआ है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अगर यह एक्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट में लागू हो जाता है तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे हमारी आर्मी को स्पेशल पावर दे दी जाएंगी, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला जाता है कि उनको ओपन फायर करने की पावर्स हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिंसा कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसको एक बार वार्निंग दे दी गई है, उसके बाद भी नहीं मान रहा है, तो उसको शूट किया जा सकता है। सीधा गोली चलाने की पावर यहाँ पर उनको दी गई है और उनको कहीं पर जवाब नहीं देना पड़ेगा, सीधा वो गोली चला सकते हैं। इसके अलावा इन आर्म्ड फोर्सेस को पावर मिली होती है कि बिना किसी वारंट के वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर शक है किसी के ऊपर और उनके पास में कारण है इसको अरेस्ट करने का, तो बिल्कुल उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। ये स्पेशल पावर है अपने आप में, अच्छे अच्छे जगह पर ये पावर नहीं दी जाती हैं। अब ये अफ्स्पा एक्ट कौन लागू करता है? देखो, इसको लागू किया जाता है केंद्र सरकार और साथ ही साथ में एक राज्य जो है, जिस राज्य में लागू किया जा रहा है उसका गवर्नर। ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे कह सकते हो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी एरिया में अफ्स्पा एक्ट को लागू करने से पहले ये देखना होता है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया है या नहीं, उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात खुद अफ्स्पा एक्ट के सेक्शन 3 में बोली गई है कि वो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया होगा जहाँ पर इस एक्ट को लागू किया जाएगा। अब डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब क्या है? डिस्टर्ब्ड एरिया इन द सेंस वहाँ पे वायलेंस चल रहा है, रिलीजन के बेसिस पर पूरा हिंसा चल रहा है, या कोई और कारण के बेसिस पर हिंसा चल रही है, तब जाके यहाँ पर ये जो एक्ट है वो लागू होता है। पहले उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो कई स्टेट्स में अभी भी यहाँ पर अफ्स्पा एक्ट जो है वो लगा हुआ है। अब इसमें राज्य सरकार का क्या रोल होता है ये भी आपने पता होना चाहिए। राज्य सरकार का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैसा? कि राज्य सरकार के साथ में भी हमारी केंद्र सरकार मिलकर डिस्कशन करती है, बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद में इस अफ्स्पा एक्ट को लागू करने का काम करती है। और केंद्र सरकार भी किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेकर अपना डिसीजन लेती है, उससे पहले यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका रिकमेंडेशन जाता है, वो रिकमेंड करेंगी, उसके बाद ही जाकर ये जो सारा का सारा डिसीजन है वो लिया जाता है। प्लस जो लोकल पुलिस है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी है। ये जो एक्ट है भले ही पावर दे ओपन फायर की, लेकिन ओपन फायर
करने से पहले यहाँ पर प्रॉपर एक वार्निंग देना ज़रूरी है। जिसके ऊपर भी शक है उसको वार्निंग देना ज़रूरी है, और वार्निंग के बाद नहीं मानता है तब जाके यहाँ पर वो फायरिंग की जा सकती है। उसके अलावा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेन शक हो तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उस व्यक्ति को यहाँ पर उठाकर लोकल पुलिस स्टेशन में यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर पेश कर सकती हैं, ताकि यहाँ पे उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि कई सारे स्टेट से अफस्पा को हटा लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, और अभी यहाँ पर असम के चीफ मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि मेरा मकसद भी है 2023 के अंत तक हम इस एक्ट को हटा दें, ख़त्म कर दें असम से पूरी तरह से। तो इसको क्यों आज के समय पर विड्रॉ किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है ये भी समझना होगा। विड्रॉ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंसाएं कम हो चुकी हैं। ठीक है, पहले के मुकाबले आप देखोगे तो अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी। सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, सिक्योरिटी इंप्रूव हो चुकी है। तो जो इंसर्जेंसी वगैरह चलाई जा रही थी अलग अलग ग्रुप के माध्यम से, फॉर एग्जांपल नागालैंड के अंदर में, नागालैंड में बड़े बड़े ग्रुप हैं, NSCN-IM, उसके बाद में नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, इस प्रकार के ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग इस एरिया को अलग डिक्लेयर करने की मांग करवाते थे, हमें अलग से एरिया दे दो, इस प्रकार की मांग करते थे। ठीक है, तो वो भी अभी सरकार के साथ में अग्रीमेंट कर चुके हैं और वो हथियार अपने डाल चुके हैं, सरेंडर कर दिया उन लोगों ने। तो बेसिकली अब इसकी वजह से वहाँ पे शांति बनी है, तो सिक्योरिटी मेंटेन हो चुकी है, तो उसकी वजह से जो अफस्पा एक्ट है वो धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, देखो इसका असर बहुत ही ज़्यादा बुरा पड़ा है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये अफस्पा एक्ट में पिछले 60 साल से रह रहे हैं, और इस एक्ट की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो देश है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचता है कि हम बिल्कुल अलग हैं, हमें अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा जो है वो देखा जाता है। और लोग कहीं ना कहीं इस वजह से अफस्पा एक्ट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी रहते हैं। लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इसको हटाने के लिए। अब इसके खिलाफ लोग क्यों खड़े होते हैं उसके पीछे का रीज़न समझो। लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं एक ड्रैकोनियन लॉ है, इसमें क्या होता है ना, एक फेक एनकाउंटर्स भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि खुली गोली चलाने की पावर है, तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी बार फेक एनकाउंटर्स भी हो जाते हैं, जैसा पहले कभी हुआ है। और एक बार गलती से मिस्टेकनली भी एनकाउंटर हो गया था कुछ लोगों का नवंबर के महीने में, शायद साल 2021 की बात है, नागालैंड के अंदर में, जिस वजह से काफ़ी बवाल उठ गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोलेगा कि फेक एनकाउंटर्स भी, और ऐसा हुआ है 1979 से लेकर अभी 2012 के मई तक देखोगे तो लगभग 1600 के आसपास इस प्रकार के फेक एनकाउंटर्स जो कि अफस्पा एक्ट के तहत किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चक्कर में लोग जो है काफ़ी नाराज़ रहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि जब जब किसी स्टेट में अफस्पा एक्ट लागू है तो उससे ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं किसी राज्य को कंट्रोल कर रही है, उसको ओवररूल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, अपने ही सारे के सारे जो नियम वगैरह है वो लागू करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, यहाँ पे आप देख पाओगे अफस्पा एक्ट को हटाने के लिए, इसको रिपील करने के लिए कई सारे अलग अलग प्रकार के जो कदम हैं वो उठाए गए हैं। जैसे कि आप देख पाओगे अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए, एक प्रोटेस्ट किया गया था, लंबा प्रदर्शन चला था, किनके थ्रू, एरोम शर्मिला के थ्रू, यहाँ पर एक लंबा प्रदर्शन किया गया। ये बात थी साल 2000 की। साल 2000 में जो है यहाँ पर एक्टिविस्ट थी ना शर्मिला, इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल स्टार्ट करी थी, और 16 साल तक यहाँ पर ये भूख हड़ताल चली थी इस अफस्पा एक्ट के खिलाफ, ये आप कह सकते हो। उसके अलावा जस्टिस जीवन रेड्डी, ये जो साल 2004 की बात है, साल 2004 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। ठीक है, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे जीवन रेड्डी, इनके अंडर में यहाँ पर ये एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने भी यहाँ पे अपना रेकमेंड यही दिया था कि अफस्पा एक्ट को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे यहाँ पर जो लोग हैं उनमें एलिनेशन की फीलिंग आती है, लोग समझते हैं हम अलग हैं, हमें अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इस चक्कर में इसको रिमूव कर देना चाहिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये आर्टिकल था प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्लस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों एस्पेक्ट से यहाँ पे इसको कवर कर दिया है। आगे आते हैं ना, यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल है ये वाला, आज से कुछ दिनों पहले हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था, ई सिगरेट्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को लेकर। तो जो हमारी केंद्र सरकार है उनकी मांग है कि सख्त से सख्त लागू करो कानून को, और इन ई सिगरेट्स के ऊपर बैन लगाओ। ठीक है, तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है अभी भी आप कह सकते हो ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इससे जो यूथ है वो बर्बाद होता जा रहा है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने बोला है कि भैया अभी भी बिक रही है ई सिगरेट्स, तो आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हो। हमारे पास में ऑलरेडी कानून है एक, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट एक्ट 2019 में इस कानून को लेकर आया गया था। और इस कानून का मेन मकसद यही है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, ई सिगरेट्स जो हैं, इनका ना ही प्रोडक्शन हो, ना ही मैन्युफैक्चरिंग हो, ना ही इंपोर्ट हो, ना एक्सपोर्ट हो, ना ही बिके, ना ही कहीं पर इसको स्टोर करके रखा जाए।
ना ही इसका एडवर्टीजमेंट हो। सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाने की बात करता है 2019 वाला कानून, लेकिन उसके बावजूद भी ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये ई सिगरेट्स आज भी अवेलेबल हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपराध है, ध्यान रखना। चाहे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, खरीदारी, बिक्री, कुछ भी हो रहा है, वो अपराध है। और कोई अगर पकड़ा जाता है तो इस 2019 एक्ट के तहत कह सकते हो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको सीधा जेल में डाला जा सकता है, पनिशेबल ऑफेंस है, दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे पास में कानून है, लेकिन उसको लागू करने की जो पावर है या उसको लागू करने का जो तरीका है वो बहुत कमज़ोर है। हर एक चीज़ को लेकर आपको नया लॉ देखने को मिल जाएगा इंडिया में, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके। इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। वही सिनेरियो अभी भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इस वजह से जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे नौजवान लोग हैं, वो इस टॉक्सिक एडिक्शन की चपेट में आते जा रहे हैं। इस ई सिगरेट को यहाँ पर यूज़ कर करके इसके प्रति अडिक्ट, इसकी जो लत है वो यहाँ पर लोगों को लग जा रही है। अब एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पर कोई सिगरेट तंबाकू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली ई सिगरेट्स की, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की। अब ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स दिखाई पड़ती है। इसमें ना एक लिक्विड का यूज़ किया जाता है, वही लिक्विड यहाँ पर जो लोग हैं वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नज़र आती है। एक बटन है जिससे यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है, इसके अंदर बैटरी है, इसको चार्ज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे इस तरीके से जो स्मोक वगैरह इसमें से निकलता हुआ नज़र आता है, और बोला जाता है ये भी हाईली एडिक्टिव है। और काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि जो कि पहले से तंबाकू या सिगरेट की लत में थे, है ना, वो अपनी सिगरेट को छोड़ने के लिए ई सिगरेट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ई सिगरेट का कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ई सिगरेट की लत भी वही लत है। इवन यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर ई सिगरेट की तरफ आते तो हैं कि अपनी तंबाकू सिगरेट को छोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका एडिक्शन कोई ख़त्म नहीं होता। ये हमेशा जो है चालू रहता है, ये एडिक्शन चलता रहता है। इनको ई हुक्का, ई हुक्का के नाम से, वेप पेन्स के नाम से भी जाना जाता है। वेप पेन भी यहाँ पर इनको बोला जाता है। ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, सिगरेट वाली इंडस्ट्री, वो ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट थोड़ा हेल्दियर है, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जा रहा है। बताओ, यहाँ पर आपको एक तरफ सिगरेट पी रहा है इंसान, उसको छुड़वाने के लिए दूसरी सिगरेट की लत लगवाई जा रही है। तो लेकिन बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो टोटली इसके खिलाफ है। पहले कई बारी रिसर्चेस की जा चुकी हैं और बोला जा रहा है इसमें कई सारा कंटेंट ऐसा है जो बिल्कुल एक एडिक्टिव है, आपके डायरेक्टली दिमाग को यहाँ पे हाई कर देगा। ये बोला जाता है कि जो इसकी जो कॉस्ट लगभग 3,000 रुपये से 30,000 रुपये तक का भी यहाँ पर ई सिगरेट आता है इंडिया में, और इसको रिफ़िल करने की कॉस्ट भी आती है। यानी इसमें मैंने बोला लिक्विड भरा जाता है, वो लिक्विड कई दिनों तक चलता है। इसकी जो कॉस्ट है लिक्विड भरने की वो 700 रुपये से 1,000 रुपये तक आती है। मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट है और फिर उसके बाद इसका यहाँ पर धीरे धीरे करके लिक्विड भरवाना पड़ेगा। इसके अंदर रीफिलिंग करवानी पड़ेगी कि 700 रुपये या 1,000 रुपये की रीफिलिंग। वो यहाँ पर इसके साइज़ और फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा साइज़ और कैसा फ्लेवर चाहिए। ये सारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा ना समझना कि हाँ मुझे कैसे पता है ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये बात क्लियर हो गया, ई सिगरेट समझ में आ गया। तो इसको हम लोग ई सिग, वेप, ई हुक्का, वेप पेन्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम है। इसको एंड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपकी लाइफ को एंड भी कर सकता है। ठीक है, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? हार्मफुल इफेक्ट आप देखोगे, ये यूथ के लिए, नौजवान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेग्नेंट महिला के लिए पूरी तरह से जहर है। एडल्ट्स के लिए भी यहाँ पे कह सकते हो कि जो तंबाकू का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पहले भी नहीं कर रहे हैं, और वो यहाँ पर बस खाली मज़े के लिए इस लाइन में आ रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एडिक्शन हो जाएगा। वो सीधा इससे बड़ी सिगरेट पर, नॉर्मल सिगरेट्स पर पहुँच जाएंगे। और ये 2018 में, 2016 में पहले भी कई सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, और उस स्टडी ने ऑलरेडी बता दिया है कि ई सिगरेट का यूज़ अगर कोई व्यक्ति डेली बेसिस पर कर रहा है तो इससे उस व्यक्ति में हार्ट अटैक आने के चांसेस 79% बढ़ सकते हैं। आप इमेजिन करो कितना ज़्यादा यहाँ पर एक खतरनाक हो सकता है। जो इस ई सिगरेट्स में लिक्विड का यूज़ किया जाता है, उस लिक्विड में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो कि आपके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, आपको नहीं, किसी भी व्यक्ति को जो पी रहा है ना, उसको कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं, या फिर ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पर कई सारी जो बीमारियाँ वो हो सकती हैं। ठीक है, एक सीरियस इंजरी यहाँ पर हो सकती है। और मैंने जैसे बोला कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको चार्ज करना पड़ता है, हो सकता है ये फट भी जाए। ऐसे कई सारे केसेस निकल कर आए कि एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड होने की वजह से यहाँ पर सीरियस इंजरी होती है इंसान को। तो ये अपने आप में मतलब नुकसान ही नुकसान है सारे। अब जैसे इसमें जो लिक्विड होता है ना, उसमें निकोटीन पाया जाता है, और निकोटीन एक हाईली एडिक्टिव केमिकल है।
जैसे बहुत सारे लोगों को चाय का नशा होता है ना, 3-3 4-4 चाय चलती हैं डेली बेसिस पर, वो इंसान चाय छोड़ ही नहीं सकते। उसके पीछे का रीज़न भी निकोटीन है। चाय में भी निकोटीन प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम मात्रा में। इस चक्कर में लोग चाय छोड़ ही नहीं पाते। एक एडिक्शन है, ना पिए तो सर में दर्द होने लगता है ना। खैर मैं नहीं पीता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर भी आपको निकोटीन देखने को मिलता है बहुत कम मात्रा में। वही निकोटीन यहाँ पर आपको इस वाली चीज़ में भी नज़र आता है। तो एक हाईली अडिक्टिव केमिकल है ये, ठीक है, जो कि तंबाकू वाले प्लांट में प्रेजेंट होता है। जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो सिगरेट्स हो गए, सिगार या फिर स्मोकलेस टोबैको, हुक्का टोबैको, ई सिगरेट्स, सब में यहाँ पर ये निकोटीन प्रेजेंट होता है और इससे लत लगने की पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये दिमाग के ऊपर ऐसा असर डालता है कि आपको बार बार क्रेविंग्स होंगी, बार बार ऐसा लगेगा यार मुझे और चाहिए। अब सरकार ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अलग अलग बिल आया है, अलग अलग एक्ट आए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बिल 2019, ये 2019 का बिल है, 2019 का एक्ट है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में सिगरेट एक्ट 1975 आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मेन मकसद यहाँ पर यह है कि जितने भी सिगरेट के डब्बे होते हैं उनके ऊपर आप वार्निंग लिख दो, है ना। ये 1975 में स्टार्ट कर दिया गया था वार्निंग लिखने के लिए। लेकिन उसके बाद हम लोग एक और एक्ट लेकर आए, कोटपा 2003 एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। और इसके अंदर सीधे सीधे यही बोला गया है कि पहले तो यहाँ पर केवल वार्निंग लिखी हुई आती थी, अब आपको पता है एक पिक्चर बनी हुई आती है और दिखाया जाता है, मतलब साफ साफ यहाँ पे सिगरेट के डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, भाई पियोगे तो कैंसर होगा, अपने रिस्क पर आप पी रहे हो। इसमें खेल एक दिमाग का भी है, विल पावर का। तो आप ये देख सकते हो कि हाँ वो नशा कितना खतरनाक है कि वो उस पर डब्बे पे लिखा है, साफ साफ पिक्चर बना हुआ है कि ये अगर पियोगे तो इससे कैंसर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिमाग उसको मांग रहा है, ठीक है। तो यही है यहाँ पर नशा, या कह सकते हो इसी को एडिक्शन बोला जाता है कि साफ साफ दिख रहा है, मौत है सामने, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाहिए वो। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज भी आपको ये देखने को मिल जाएंगी। सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं, ये टोल फ्री क्विटलाइन सर्विसेज हैं लगभग। इसका जो टोल फ्री नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, 1800-112-356 ये नंबर आपको नजर आएगा। 2016 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, अब ये नंबर जो है और ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। आज के समय पर 16 अलग अलग भाषाओं में आपको सपोर्ट मिल सकता है, लोकल लैंग्वेजेस में सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर बना दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। एक आर्टिकल ये है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। अगेन ये काम की चीज़ें नहीं है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिल जाता है। इस आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे और एजुकेशन वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। तो जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग रखी है पारख को लेकर। अब ये पारख या परख, पारख नहीं परख, परख यहाँ पर ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग यहाँ पर इस पर्पज़ से रखी गई है कि हमारे देश में ना अलग अलग स्कूल बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, 60 अलग अलग स्कूल बोर्ड्स हैं। उनको साथ में लेकर आने का मकसद है, उन सब के अंदर में सिमिलैरिटीज़ को बनाने का मकसद है, एक छाते के नीचे यहाँ पर सबको लेकर आने का मकसद है, ठीक है। जो कि यहाँ पर एक अच्छी सोच है, सभी स्कूल बोर्ड्स एक ही पर्सपेक्टिव से काम करेंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर एक जो मीटिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। तो इस प्लान का जो मेन कंपोनेंट है वो है परख। यहाँ पर हमारा मेन मकसद होने वाला है क्या, कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए थे उसको भी इम्प्लीमेंट करें। उसके साथ साथ हम लोग जितने भी अलग अलग स्कूल बोर्ड्स हैं हमारे देश में पाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाए, सबके बीच में सिमिलैरिटीज़ बनाई जाए, सबको यहाँ पर जोड़ दिया जाए, सभी स्कूल बोर्ड्स को एक ही स्कूल बोर्ड यहाँ पर रहे। ये यहाँ पर हमारा मेन मकसद है। अब देखो इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानने हैं, मैं आगे करके डिटेल से आपको बताता रहूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो परख को लॉन्च किया गया था बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर। 2020 में जो एजुकेशन को लेकर ये पूरी शिक्षा नीति आई थी ना, नई नीति, इसी के कुछ भाग को लागू करने के लिए जो परख है इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन मकसद यहाँ पर यही है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो हमारे स्कूल बोर्ड्स हैं उनके पैटर्न्स को यहाँ पर एक करना, इन सभी स्कूल बोर्ड्स के बीच में कोलैबोरेशन को बनाकर चलाना, कोऑपरेट करना। जो परख है ये एनसीईआरटी का ही एक हिस्से के तौर पर काम करेगा। परख का मेन काम होगा कि जैसे कि लार्ज स्केल पर इवैल्यूएशन करना, स्कूल को लेकर यहाँ पर मूल्यांकन करना, एग्ज़ाम जो होते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, रिफॉर्म करना, बदलाव करना, इसके ऊपर यहाँ पर मेन पर्पज़ होने वाला है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा यानी परख का यूनिफॉर्म और गाइडलाइंस,
यूनिफॉर्म नॉर्म्स ऑफ गाइडलाइंस, यानी कि जो भी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्कूल को लेकर, अलग अलग बोर्ड्स को लेकर, उन सबको एक कर देना, सबके एक ही गाइडलाइंस हो, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, इसके ऊपर मेन मकसद है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर इंडिया में स्कूल बोर्ड्स हैं उन सब के लिए अलग अलग यहाँ पर कानून ना होकर एक ही यहाँ पर नियम हो, एक यूनिफॉर्म नियम हो, स्टैंडर्ड हो, उसके बाद सभी का एक जैसा गाइडलाइन हो। ये हमारा मेन मकसद है परख का। उसके बाद में एग्ज़ाम को हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चों के अंदर में हम पढ़ाई के अलावा, उनको रटवाने के अलावा हम क्या क्या सिखा सकते हैं जो जिसकी वैल्यू आगे उनकी लाइफ में हो, इस चीज़ के ऊपर ही मेन फोकस करेगा। स्कूल बोर्ड्स को यहाँ पे बोलेगा कि भैया अपना जो आप फोकस है ना उसको थोड़ा सा बच्चों की स्किल के ऊपर भी शिफ्ट करो, बच्चों को नई चीज़ें सिखाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल रटवाने से काम नहीं चलेगा। ये मेन मकसद है यहाँ पर परख का। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस है जो डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है ना, कि जैसे भैया अलग अलग स्कूल बोर्ड से निकले हुए बच्चे हैं, अब उनको कॉलेज में एडमिशन लेने जब जाते हैं ना तो परेशानी पड़ती है। इस स्कूल बोर्ड के उस स्कूल बोर्ड के, जैसे सीबीएसई बोर्ड के तो उनके आसानी से एडमिशन हो जाते हैं, दूसरे बोर्ड्स के और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्पैरिटी है, ये हट जाएगा, क्योंकि सभी स्कूल बोर्ड्स के लिए एक अलग मतलब सब नियम कानून सब सेम होंगे, गाइडलाइन सब सेम होंगी, नॉर्म सब सेम होंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, पढ़ाई बिल्कुल सेम होगी। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप कह सकते हो क्या होगा, यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन्स मिलना भी यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा अलग अलग स्कूल बोर्ड्स को लेकर। साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि एक और काम करेगा, जो स्कूल एजुकेशन होगी उसको लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा, एनालिसिस करेगा, एक हॉलिस्टिक अप्रोच रहने वाला है। फर्दर का मेन मकसद, परख का मेन मकसद यहाँ पर यही है कि हम एजुकेशन में हॉलिस्टिक अप्रोच, कंप्लीट अप्रोच लेकर चल सकें। हमारा मेन मकसद है एक अच्छी एजुकेशन के ऊपर, एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को दिया जा सके। उसके अलावा बच्चे को यहाँ पर फिजिकली भी हम एक्टिव रखेंगे, मेंटली भी हम एक्टिव रखने का काम करेंगे, बच्चे को स्किल्स भी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। ठीक है, तो उसी को लेकर ये जो पूरी की पूरी मीटिंग एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वो अभी यहाँ पर की है, 60 स्कूल बोर्ड्स को साथ में लाने के लिए। ये था हमारा आर्टिकल। बाकी दोस्तों फिर वर्ल्ड सेक्शन पर आएंगे। वर्ल्ड सेक्शन पर वही रशिया यूक्रेन का वॉर, पपुआ न्यू गिनिया में यहाँ पर पहुँचे हैं, मीटिंग चल रही है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये सब चीज़ें खास बात नहीं है, ये आप देखोगे। उसके अलावा जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आप छान मान लो, आपको एक भी चीज़ काम की नहीं मिलेगी। जैसा मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज कुछ खास चीज़ नहीं थी। ये था दिल्ली के अंदर में टसल। अब ये वही बार बार रिपीटेड आर्टिकल हैं जो कि यहाँ पर मैं मतलब पिछले सप्ताह में जितने भी आर्टिकल वो डिस्कस कर चुका हूँ। दिल्ली के अंदर में टसल को लेकर यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि भाई यहाँ पर मैंने परसों ही डिस्कस किया है, संडे में मैंने आपको बताया है कि आखिरकार क्या मुद्दा है ना, कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ, सरकार को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। अब यहाँ पर दिल्ली की सरकार के खिलाफ में यहाँ पे सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ चुकी है, तो उसको जो पूरा मैटर है वो चल रहा है। तो कुछ खास चीज़ें नहीं है। आप देखोगे हमारा एडिटोरियल सेक्शन पूरा ख़राब आ रहा है आजकल, पूरा का पूरा ख़राब आ रहा है। पाकिस्तान और इमरान खान की प्रॉब्लम बताई जा रही है, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कर्नाटका इलेक्शंस को लेकर कर्नाटका में क्या क्या हुआ है पहले कुछ समय पर, आगे क्या गोल्स हैं उसको लेकर बात की जा रही है, अगेन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी पढ़ाए मत पढ़ना। बट आज जैसा आपको पता है कि मैं अलग से आर्टिकल ले लेता हूँ न्यूज़पेपर के, बट दूसरे न्यूज़पेपर में आज कुछ खास एडिटोरियल नहीं थे, तो इस चक्कर में आज हमारा एडिटोरियल सेक्शन खाली रहने वाला है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, कोई काम की चीज़ नहीं है तो टाइम वेस्ट क्यों किया जाए। नाउ अब हम लोग चलते हैं और पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, अपना मेंस का क्वेश्चन। तो आज एडिटोरियल नहीं है तो मेंस का क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है, मेंस का सवाल ज़रूर लेंगे आज। सवाल जो है कल वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। कल मैंने जो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो दिया था ना, उसमें जो थंबनेल लगाया है वो डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर है। तो हाल ही में भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। उसी को लेकर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार ये जो चीज़ हुई है भारत में पहली बार हुई है, 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन पहली बार क्रॉस हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन भी बन जाए। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है इज़ एट द कस्प ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी भारत में कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में एक क्रांति आ सकती है। क्रांति के बस किनारे ही हम लोग, बहुत सारी जो हमने पॉलिसी रिफॉर्म्स है वो चलाए हैं, बहुत सारे अलग अलग कह सकते हो कि जो नीतियां हैं वो हम लोग लेकर आए, अलग अलग रिफॉर्म्स करें हम लोगों ने, अलग अलग कदम उठाएं, जिसके माध्यम से इंडिया में जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है, ग्रो की है। इसके ऊपर आपने एलोबरेट करना है, इसके ऊपर आपने चर्चा करनी है, विस्तार में बताना है। ठीक है, तो हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। भारतीय रक्षा क्षेत्र क्रांति के मुहाने पर है। स्वदेशी विनिर्माण अवसंरचना की स्थापना पर जबरदस्त दबाव के साथ कई नीतिगत सुधार किए गए हैं।
मतलब कि हमने अपने देश में खुद से डिफेंस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब हम किसी देश के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इतना ज़्यादा निर्भर नहीं है। खुद से हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उस मामले में कहीं ना कहीं बहुत सारे सुधार किए गए हैं पिछले कुछ समय में। कई सारी नीतियाँ आई हैं, उसमें कई सारे सुधार करे गए हैं। तो उसके बारे में आपने समझाना है कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना। और आपको अगर नहीं पता है इसके बारे में तो कल वाला वीडियो ओपन करो और स्टार्टिंग वाला बस खाली थंबनेल वाला आर्टिकल पढ़ लो। स्टार्टिंग एक 10 मिनट का वीडियो देख लो, काम खत्म। आप आराम से यहाँ पर इस आंसर को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर लगभग 59,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो और जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलो फिर इसके साथ करते हम लोग अपने सेशन को समाप्त। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को लेते हैं कि जो गोल्ड ट्रांच या फिर जो रिजर्व ट्रांच है ये क्या है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये एक क्रेडिट सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर्स को देने का काम करता है। आईएमएफ अपने मेंबर्स को यहाँ पर उधार देता है, उसी का यहाँ पर एक सिस्टम है गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।